जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग की बात सामने आई और इससे लेकर साय सरकार सख्त है। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों की जांच होगी। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की गहनता से जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना अनैतिक है। विदेशी फंडिंग की आड़ में मिशनरी गतिविधियों पर चिंता उन्होंने जताई है। हाँ, कई एनजीओ को हेल्थ और एजुकेशन के नाम से विदेश से काफ़ी सहयोग आता है, लेकिन ये देखा जाता है कि उसमें कम खर्चा करके पैसा ज़्यादा धर्मांतरण में लगाते हैं। उस विषय में हमने कही है कि ये सबकी जांच होनी चाहिए और जिस मकसद से विदेशों से पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग पर चिंता जताई जा रही है और मिशनरीज विदेशी फंडिंग के सपोर्ट से मिशनरीज जो गतिविधियां चला रही हैं, अगर वो गलत है तो उन पर भी सख्ती बरती जाएगी। गहनता से जांच की जरूरत है। संदिग्ध गतिविधियों की जांच होगी। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही हैं। चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना और यही बात जो हम लगातार आपको दिखा रहे थे, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर, विदेशी फंडिंग को लेकर, इसी को लेकर वो बोल रहे थे कि चाहे वो हेल्थ के नाम पर हो या किसी और नाम से हो, उससे लेकर जो गलत गतिविधियां चल रही हैं विदेशी फंडिंग को लेकर ये सारी कवायद है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, विदेशी फंडिंग को लेकर सख्ती जी। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है हेल्थ एजुकेशन के नाम पर जो फंडिंग आती थी उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसकी राशि को बचा करके, और इस तरह से जो धर्मांतरण के नाम पर उसमें उपयोग किया जाता है। तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ अब सख्ती भी सरकार की दिख रही है और जांच में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। तो हो सकता है इस तरह के जो विदेशी फंडिंग का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्मांतरण में उपयोग कर रहे हैं, उन पर भी अब जो राज्य सरकार है आने वाले समय में कार्रवाई कर सकती है। छत्तीसगढ़ के कई जिले हैं, चाहे दुर्ग हो चाहे बस्तर हो, तमाम ऐसे जो जिलों हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी धर्मांतरण के मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं और हिंदूवादी संगठन है इन मुद्दों को लेकर के कई बार जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनके घरों का घेराव भी किया है। हाल ही की घटना आपको भी याद होगी, हमारे तमाम दर्शकों को भी याद होगा कि जिस तरह से अमलेश्वर में एक जमकर हंगामा हुआ था धर्मांतरण को लेकर के। तो अब जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है और इस बात में प्राथमिक जांच में ये भी पता चला है कि विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग है ललित लगातार धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। तो देर सवेर ऐसे लोगों पर जो फंडिंग का दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें युगल। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम युगल से चर्चा करेंगे। रायपुर में रिहायशी इलाके में जंगली जानवर की दहशत फैल गई है। सड्डू कैपिटल सिटी फेस 1 में सियार दिखने से हड़कंप मचा है। सीसीटीवी में यह पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है और कुत्तों के आतंक के बाद अब सियार की दहशत से लोग परेशान हैं। लोगों का यह भी कहना है कि कॉलोनी में कई बार जंगली जानवर देखे गए हैं। कॉलोनी में जंगली जानवर से दहशत, अब सियार देखा गया।
युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, रिहायशी इलाके में जानवरों की आमद। जी बिल्कुल ललित, ये चिंताजनक बात कही जा सकती है। जिस तरह से राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में आवारा कुत्तों का आतंक है। लगातार कुत्ते आम चाहे लोग हैं बच्चे हैं उनको काट रहे हैं, और ऐसे में अगर सियार है वो शहर तक घुस रहा है तो चिंताजनक बात कही जा सकती है। लगातार 3 दिनों तक एक ही समय पर जो सियार है उसे देखा गया है, उसका सीसीटीवी भी सामने आया है। चूंकि सियार एक जंगली जीव है, और ऐसे में जब ये भी कहा जाता है, जो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि आदमखोर जब हो जाता है तब शहर की ओर वो रुख करता है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनके लिए भी खतरा है। आसपास के स्थानीय लोग हैं, उसे लेकर के वहाँ पर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है वो देखा जा रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, देखना होगा कि क्या उसको रेस्क्यू करके उसको पकड़ा जाता है या फिर नहीं। जी बहुत धन्यवाद युगल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और अहम खबरों को लेकर आगे भी हम युगल से चर्चा करेंगे, दर्शकों को अपडेट देंगे। खबर अंबिकापुर से, जहां 108 एम्बुलेंस में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने इस पूरी एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। लखनपुर अस्पताल के पास ये एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि क्या असामाजिक तत्वों ने तो कहीं इसमें आग नहीं लगा दी, ये सवाल बना हुआ है। लखनपुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की ये घटना है। बालोद में चुनाव परिणाम के बाद सिवनी के ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। 9 वोटों से हारने के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, बवाल काटना शुरू कर दिया। 250 वोट रिजेक्ट करने के मामले में ग्रामीणों ने दोबारा मतगणना की मांग की है। काफी देर तक हंगामा होता रहा, इसके बाद पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। इधर कांकेर जिले में दूसरे चरण की मतगणना के बाद चौगेल गांव में हंगामा हो गया। हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया है। जीतने वाले सरपंच के पति से मारपीट हुई है। हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। कांकेर के चौगेल गांव का यह पूरा मामला। इधर बलरामपुर में एक बार फिर हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। कई ग्रामीणों के घर को हाथियों ने तोड़ डाला। घर में सो रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। खेतों में जो सरसों की फसल लगी थी उसे भी हाथियों ने नष्ट कर दिया। 12 हाथियों का दल इस इलाके में घूम रहा है। कोटी और जौराही गांव में हाथियों का यह दल लगातार घूम रहा है। रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र ये लगता है जहां हाथियों का उत्पात जारी है। बलरामपुर से सहयोगी सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट 12 हाथियों के दल का, क्या अभी भी ये इसी इलाके में है? नगर के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में 12 हाथियों का दल कई दिनों से विचरण कर रहा है। लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और घरों को भी क्षतिग्रस्त कर रहा है। आपको बता दें कि बीती रात जो हाथियों का दल है लगभग 5 घरों को तोड़ा है। खेत में जो सरसों की फसल लगी थी उसे नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से जो ग्रामीण है काफी दहशत में है। लोगों का कहना है कि वन विभाग भी उन्हें यहाँ से भगाने में नाकाम साबित हो रहा है। लगातार जो हाथियों का विचरण है अलग अलग वन क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे लोगों में काफी डर का और भय का माहौल देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद सूरज इस अपडेट के लिए। धमतरी से खबर, दुकान से नकली नोट से सामान खरीदने की कोशिश हुई। नकली नोट पकड़ लिया गया तो उसके बाद दुकानदार से मारपीट की गई। बुजुर्ग दुकानदार पर गाड़ी की चाबी से हमला कर ये बदमाश फरार हो गए। कोतवाली थाना इलाके के आमा तालाब रोड का यह पूरा मामला है। नकली नोट खपाने की कोशिश हो रही थी। बुजुर्ग दुकानदार ने इस बात को पकड़ लिया। दुकानदार ने जब मना किया तो बदमाश ने चाबी से, गाड़ी की जो चाबी होती है उससे बुजुर्ग पर हमला कर दिया और फरार हो गया। भाई लोग को बुलाया, फोन नंबर देके दूसरे फोन न लगवाए लड़का, इनको बुलाओ गए तो आए। 3-4 जने थे आए और मेरे को कहे छोटे से बच्चे को तू ऐसे नहीं करेगा तब करेगा, वैसे करके मेरे को बोलना शुरू कर दिया। ऐसे छोटे बच्चे कैसे वैसे सिखाओगे तो आगे चल के क्या करेगा, ऐसे कह के बोला। उसके बाद मेरे भाई को मारा है,
ऐसा है कह के मेरे को चाबी गुच्छम सीजर से मारा है। पुलिस ने शिकायत की है सर। रायपुर में गैंगस्टर अमन साहू की आज पेशी होनी है। अमन साहू की कोर्ट में पेशी होगी। गंज थाना इलाके में डकैती की योजना बनाने का इस पर आरोप है। अमन साहू गैंग के बदमाशों की गिरफ्तारी हुई थी। और गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड भी ले जाया जा सकता है। अमन साहू को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। झारखंड में अमन साहू के खिलाफ 200 से ज्यादा केस दर्ज हैं। रायपुर में 2 अलग अलग थानों में अमन साहू पर केस दर्ज हैं। 14 अक्टूबर को रायपुर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर इसे झारखंड से लाई थी। एनआईए कोर्ट में अमन साहू की पेशी है और कोर्ट ने अमन साहू को फिजिकली उपस्थित होने के आदेश दिए थे। ये चर्चाओं में तब भी आया जब ये बात निकल कर आई कि झारखंड में ही चुनाव लड़ेगा। बहरहाल युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आज गैंगस्टर अमन साहू की पेशी है और चूंकि उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है तो झारखंड भी उसे ले जाया जा सकता है। बड़ा पेचदार मामला है दरअसल। युगल जी बिल्कुल ललित, देखिए आज गैंगस्टर अमन साहू की गंज थाने में जो डकैती बनाने की योजना में है उनके कुछ सहयोगी की गिरफ्तारी गंज पुलिस ने की थी। तो उस मामले में आज गैंगस्टर अमन साहू की पेशी है और इसके अलावा 25 तारीख को एनआईए में उसकी जो कोर्ट में झारखंड में पेशी है तो उसके लिए जो ऑर्डर है पहले से भी आ चुके हैं। लेकिन उनके वकील का कहना है कि लगातार जो एनआईए कोर्ट के जो ऑर्डर है वो हैम्पर हो रहा है और उसे उपस्थित नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर भी जो फिजिकली तौर पे उपस्थित नहीं हो रहा है गैंगस्टर साहू को नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए उनके जो वकील है उनने सवाल खड़े किए हैं। चूंकि एनआईए कोर्ट में अलग से मामले चल रहे हैं, ऐसे में कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर यह है कि देर सबेर जो गैंगस्टर अमन साहू है उसे जो झारखंड ले जाया जा सकता है। 200 से अधिक मामले दर्ज हैं। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को माना जाता है और रायपुर में एक कारोबारी के जो दफ्तर है उस पर गोली चलाने के मामले में जो तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज हुआ था, दूसरा मामला गंज थाने में दर्ज हुआ था। तो 2 मामले छत्तीसगढ़ में फिलहाल गैंगस्टर अमन साहू के दर्ज हुए हैं और उसकी जो सुनवाई है अलग अलग हो रही है। दूसरे जो गैंगस्टर के जो साथी हैं जिन्होंने गोली चलाई थी उस मामले में 6 मार्च को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि एनआईए कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस है वहां बिल्कुल उन्हें ले जाती है या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जन्मदिन है। आज 61वां जन्मदिन उनका है। पंच से राजनीति की पारी शुरू करने वाले विष्णुदेव साय सियासत में लगातार कामयाबी पाते रहे। स्कूल में बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए ये है विष्णुदेव साय। सादगी उनकी पहचान है और यही उनको दूसरे राजनेताओं के बीच खास भी बनाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय को 15 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका अंदाज नहीं बदला है। हाँ, प्रदेश विकास के रास्ते पर जरूर बढ़ रहा है, साथ ही आदिवासी नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय ने कड़े फैसले भी लिए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और यही वजह है कि जनता भी सीएम को बर्थडे की बधाई दे रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के 61वें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और वे सदा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान दें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। खूबसूरत वादियों से घिरे जशपुर के बगिया गांव में विष्णुदेव साय का जन्म हुआ। वो जब छोटे थे तभी उनके पिता का साया सिर से उठ गया, लेकिन छोटेपन से घर की जिम्मेदारियां निभाई। घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई बाधित हुई, लेकिन छोटे भाइयों को पढ़ाया। सीएम के शिक्षक उन्हें कुछ ऐसे याद करते हैं। हाँ, तो विष्णुदेव साय जी हमारे प्रिय शिष्यों में है। लोला में हम जब पढ़ा रहे थे तो जाते थे वहाँ बेचारे, तो वैसे भी मैंने चरण छूकर ही प्रणाम करते थे। तभी हम समझ गए कि जरूर आगे बढ़ेंगे
इतना बड़ा हो करके भी आदमी एकदम चरण छू रहा है, ये तो बता रहा है कि ये भी आगे बढ़ने वाले हैं। सीएम बनने के बाद वो जन्मदिन कैसे मनाते हैं, उनकी पत्नी से ही सुनिए। शाह जी का जन्म दिवस जैसे हम लोग हमेशा मनाते हैं वैसे ही आज मना रहे हैं। सत्यनारायण कथा से शुरुआत होती है। इस तरीके से हो गए कि अब पूरा छत्तीसगढ़ आता है घर में, जहाँ जो भी पहुंच पाता है, और इस तरीके से सत्यनारायण कथा में भाग लेते हैं। उसके बाद में सबका भोजन प्रसादी रहता है, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से शाह जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामना, हमारी ओर से भी शुभकामना, परिवार को शुभकामना। तो अब विष्णुदेव साय के लिए पूरा प्रदेश परिवार है, जो उनकी न केवल खुशियों में शामिल होता है बल्कि उनके फैसलों में साथ देता है। और यही वजह है कि उनकी अगुवाई में बीजेपी ने न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि नगरीय निकाय चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश प्रगति के रास्ते पर और तेजी से दौड़ेगा, यही जनता की उम्मीद है और सीएम साय का संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विष्णुदेव साय को जन्मदिन पर बधाई दी। सीएम ने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के सीएम को बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बाबा महाकाल आपको दीर्घायु करें, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना। साथ ही आपके सभी संकल्प सिद्ध हों, जनसेवा और विकास के संकल्प सिद्ध हों। ये लिखा है डॉक्टर मोहन यादव ने। बाबा महाकाल आपको दीर्घायु करें। और अब टॉप 20।